आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। Okay, so I'm सनत। मेरी जो बॉल्डनेस स्टार्ट हुई थी 2015-16 से स्टार्ट हुई थी। उस समय मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, तो आई थिंक शायद पानी वगैरह थोड़ा ठीक नहीं था, या फिर खाना वगैरह, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही हैवी एक्सरसाइज करता था, तो उस वजह से बॉल्डनेस स्टार्ट हुई। तो मैंने उस समय कुछ मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करी, मिनॉक्सिडिल वगैरह लेना स्टार्ट किया, तो काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल हो गया था बॉल्डनेस। कुछ हद तक मतलब कुछ एक बॉल्ड स्पॉट्स आ गए थे पीछे की साइड में, बट तब भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था उस टाइम तक। फिर 2019 में मेरे को एक बार डेंगू हुआ, और उसके बाद मेरे एकदम से काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ गए। उसके बाद फिर मेरे बाल कभी वापस नहीं आए। फैमिली बैकग्राउंड में अगर हेयर फॉल की बात करी जाए तो मेरे पापा के तो बाल बिल्कुल ठीक हैं एट द एज ऑफ 60 एज वेल, और मामा की साइड से उनके बाल अब कम हो गए हैं। आई मीन 60s में जब वो आ गए हैं तो उनके बाल काफ़ी कम हो गए हैं, बट यंग एज में उनके भी काफ़ी अच्छे बाल थे। तो ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री मेरी है नहीं। सो 2017 और 18 के आसपास मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पर एक बॉल्ड स्पॉट आ गया था, जो कि काफ़ी लोग मेरे को नोटिस करते थे, ऑफिस में बोलते थे कि तुम्हारे एक बॉल्ड स्पॉट आ गया है और तुम्हें मतलब गंजापन स्टार्ट हो गया है। तो मैंने उस समय काफ़ी इसको सीरियसली लिया, मतलब मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करी, मिनॉक्सिडिल लेना स्टार्ट करी, और कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करी। काफ़ी ज़्यादा मतलब होम रेमेडीज़ वगैरह थी, वो मैंने लेना स्टार्ट करी। ये बॉल्ड स्पॉट तो कभी गया नहीं, बट हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक गया था। तो 1-2 साल तक मैंने मेडिसिन वगैरह ली, मिनॉक्सिडिल वगैरह ली, और उसके बाद फिर मैंने ये होम रेमेडीज़ जैसे कि पम्पकिन सीड्स हैं, या फिर अपना हेयर ऑयल चेंज किया, शैम्पूज़ वगैरह चेंज करे, वो सब मेरा मतलब नेचुरल लेना स्टार्ट किया। तो काफ़ी हद तक हेयर फॉल रुक गया था उसके बाद। फिर जब मेरे को ये डेंगू की बीमारी हुई, उसके बाद जब मेरे एकदम से हेयर फॉल हुआ, तो मुझे लगा, कुछ लोगों ने बताया कि आप मल्टीविटामिन्स वगैरह लो तो शायद आपके वापस आ जाएँगे। तो मैं लेता रहा, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बट मेरे बाल कभी वापस नहीं आए उसके बाद। कोई भी केमिकल वाला शैम्पू नहीं यूज़ कर रहा था, हेयर ऑयल भी यूज़ नहीं कर रहा था, बट तब भी मेरे बाल वापस नहीं आए। तो मैंने फिर सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में मैंने थोड़ी रिसर्च करना स्टार्ट करी, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे रिसर्च करी, कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं। तो एट द एंड मैंने 3 क्लिनिक्स शॉर्टलिस्ट किए थे, फिर मैंने उनसे एक करके बात करी। सो क्यूएसटी इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल वन, सो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर आया। रिव्यूज़ वगैरह मैंने फिर काफ़ी देखे, वो भी अच्छे थे, पॉजिटिव थे। सो फाइनली मैंने क्यूएसटी डिसाइड किया। जो मेन डिफरेंस जो मैंने देखा था वो यही था कि किस तरह से रिजल्ट्स प्रीवियस जो भी हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं, वो रिज़ल्ट कैसे रहे हैं, कितनी नेचुरल हेयर लाइंस मिली है, आई मीन क्यूएसटी से और अदर क्लिनिक से। सो रिव्यूज़ तो मतलब काफ़ी पॉजिटिव थे। मैंने टेस्टिमोनियल्स वगैरह देखे लोगों के, वो भी काफ़ी अच्छे थे, पॉजिटिव थे। तो मुझे लगा कि मतलब पहले मुझे बात करनी चाहिए लोगों से, मतलब पूछना चाहिए इन क्लिनिक्स पे फ़ोन करके कि भाई क्या प्रोसीजर है और किस तरह से आप करते हो, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो। तो मैंने एक-एक करके सबसे बात करी और डिटेल में मैंने पूछा भाई, और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर्स वगैरह से भी कंसल्ट किया कि क्या सही रहेगा, मतलब क्या मेरी सिचुएशन है और मेरी सिचुएशन के लिए क्या ठीक रहेगा, वो सब मैंने पूछा। फिर फाइनली फिर प्राइस पर आए, तो प्राइस पे मैंने बात करी। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ओवरऑल जो मैंने मतलब फील किया कि ओवरऑल रिजल्ट वाइज और प्राइस वाइज कौन सा क्लिनिक बेस्ट है, तो उसमें फिर मुझे क्यूएसटी ही ठीक लगा। फाइनली फिर मैं क्यूएसटी पे मैंने, तो जब मैंने क्यूएसटी बात करी थी तो मैंने सबसे पहले अपनी पूरी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे मेरा हेयर ट्रांस मतलब ऐसे मेरी बॉल्डनेस हुई है, और क्या मतलब इसमें प्रोसीजर है, कैसे क्या मतलब होगा। तो उन्होंने मेरे को पूरा डिटेल में बताया कि किस तरह से क्या क्या मतलब टेक्नोलॉजी है आपकी यहाँ पे क्यूएसटी में, जो कि आपके लिए सूटेबल रहेंगी। तो सर्जरी को लेके भी मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी देखे थे, जिन लोगों की ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे उनको कितना पेन होता है और किस साइकिल से उनको गुजरना पड़ता है। तो मुझे इतना नर्वसनेस फील हो नहीं रही है, क्योंकि आई एम क्वाइट कंफर्टेबल नाउ। मुझे लगता है कि नॉर्मली ही होगा सब कुछ। सो मेरा हेयर फॉल, अगर मैं साइड की बात करूं तो मेरे ये यहाँ पे रिसीडिंग हेयर लाइंस है यहाँ पे। तो ये तो मेरे काफ़ी टाइम पहले से ही थी, आई थिंक 2012-13 के आसपास ही मेरे ये हेयर लाइंस यहाँ से गायब हो चुकी थी, और यहाँ पे भी अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा पीछे तक चली गई हैं। तो ये मतलब एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ से जब मैं ऐसे करके बाल निकालता था, तो अब ये ठीक से मेरे बाल कट ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ बाल कम हो गए हैं काफ़ी। मेन जब मैं बीमार हुआ था, मेरे को डेंगू हुआ था, तो मेरे यहाँ के भी बाल काफ़ी ज़्यादा उड़ गए थे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये बाल जो हैं ये भी अब वापस आना बंद हो गए हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन ट्राई कर चुका हूँ, बट अब नहीं आ रहे हैं। तो इन सबको मिला के मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि अराउंड 3500 to 4000 ड्राफ्ट लगेंगे। अभी मेरी डॉक्टर से कंसल्टेशन है, सो डॉक्टर विल लेट मी नो दैट कैसे मेरी हेयर लाइन भी डिज़ाइन होगी
पूरी मार्किंग वगैरह की जाएगी। सो उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो मेरी अभी सर्जरी स्टार्ट होने को है। सो आफ्टर सर्जरी आई लेट यू नो दैट हाउ एग्जैक्टली इट गोज, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसी मेरी सर्जरी रही। सो मेरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। इनिशियली मैं अपने डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी। इनिशियली उन्होंने मेरी डिज़ाइन केवल ऊपर इधर टॉप एरिया में ही बनाई थी, तो मैंने बाद में कहा कि मुझे ये टेम्पल एरिया भी क्रिएट करवाना है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो माई रिक्वायरमेंट। तो आप देख सकते हो मेरी टेम्पल भी क्रिएट हुए हैं। तो ये सब फाइनल होने के बाद मुझे फिर ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। वहाँ पे मेरा काफ़ी ध्यान रखा वैसे डॉक्टर्स ने, नर्स वगैरह सब थी वहाँ पे। हमेशा मतलब जब भी मेरा ऑपरेशन चल रहा था तो बीच बीच मेरे से आगे पूछ रहे थे कि कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, वी विल फिक्स इट आउट। एट द एंड एवरीथिंग इज़ गुड। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है और सारे मेरे ग्राफ्ट लग चुके हैं। आप देख सकते हो इस पूरे एरिया में मेरे ग्राफ्ट लगे हैं और ये टेम्पल एरिया में भी लगे हैं। टोटल मेरे 4200 ग्राफ्ट लगे हैं। जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले मुझे बता दिया गया था कि मुझे क्या क्या करना है सर्जरी से पहले। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्लीट वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी, तो उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको किस तरह की डाइट फॉलो करनी थी उससे पहले, और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो या ड्रिंकिंग कर रहे हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। नॉन वेज फूड खा रहे हो या फिर ज़्यादा तला भुना खा रहे हो तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। आफ्टर हेयर सर्जरी, जब मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई, मेरे को फिर डॉक्टर्स ने पूरा बताया कि किस तरह से आपको मतलब मेडिसिन लेनी है। सो 5 डेज़ की मेडिसिन होती हैं जिसमें आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं ताकि आपके पेन वगैरह ना हो और कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो, तो इसलिए वो मेडिसिन वगैरह दी जाती है। एंड ड्यूरिंग सर्जरी ब्रेक जो था वो मैंने नहीं लिया था। 2-3 बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ा था, तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया था कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो बस मैंने वही काइंड ऑफ ब्रेक लिया था और बीच में एक रिफ्रेशमेंट लिया था। टोटल 12 आवर मेरी सर्जरी चली थी। सो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जिस भी any person who is having a hair loss problem and can consider QST because यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा friendly environment है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस काफ़ी केयर करते हैं, कॉस्ट भी काफ़ी अफोर्डेबल है if I compare it with other clinics, so I think this could be a best option for everyone. So yeah, I mean you should choose. So after 1 month मेरा PRP सेशन है, so मैं 1 महीने बाद यहाँ पर आऊँगा, अपनी PRP करवाऊँगा एंड देन आई विल शेयर यू ऑल माई एक्सपीरियंस, कितनी मेरी ग्रोथ हुई है और क्या प्रोसीजर रहा, कितना मेरे को पेन हुआ या किस तरह से मैंने मेडिसिन ली। सो वो सब मैं आपको शेयर करूँगा आफ्टर 1 मंथ। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू QST। सो मैं यहाँ पर PRP के लिए आया हूँ 1 महीने बाद। मेरा 1 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरे टोटल 4200 ग्राफ्ट लगे थे और मेनली मेरे इस और थोड़े मेरे इस टेम्पल एरिया में ग्राफ्ट लगे थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। जो मेरी बॉल्डनेस थी ये आई थिंक 2017-18 से लगातार चल रही थी, तो इसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी थी, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर ऑयल्स मैंने यूज़ करे थे और मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज़ करे थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने रिसर्च करी थी, बट उसके बाद भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुझे एट द एंड QST आना पड़ा और यहाँ पे फिर मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर से और फिर मुझे मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और आज मेरा PRP भी हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा था, इतना ज़्यादा पेनफुल भी नहीं था। सो जब मेरे को बॉल्डनेस हो रही थी तो मैंने इनिशियली तो काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, उसके बाद मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। QST फाइनलाइज़ करने का मेन रीज़न यही था क्योंकि यहाँ पे मुझे जिन लोगों से मेरी बात हुई, डॉक्टर से जो मेरी बात हुई, कंसल्टेशन में हुआ, वो काफ़ी मुझे फ्रेंडली लगा। ओवरऑल मतलब अंडर बजट था और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो इसलिए मैंने फिर एट द एंड इसी को फाइनल करा। सो जब मेरा डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ था तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे टोटल 4200 ग्राफ्ट्स लगेंगे। आई वाज ओके विद इट बिकॉज मेरे काफ़ी ज़्यादा पीछे क्राउन एरिया में और टेम्पल एरिया में ग्राफ्ट लगने थे। आई एग्री विद दैट एंड उसके बाद मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। ऑपरेशन थिएटर में मेरे को इनिशियली एक एनेस्थीसिया दिया गया था जिसकी वजह से मुझे कुछ खास पता लगा नहीं, तो मेरा एक्सपीरियंस भी इनिशियली थोड़ा मतलब मैं थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे पता भी नहीं लगा कब मेरे इंजेक्शंस लगे। बीच में मैं सो भी गया था। आई थिंक मेरा 12 घंटे के आसपास टोटल जो मेरा ऑपरेशन था वो चला था और बीच में मतलब मेरे को मतलब मैं सो गया था, बीच में फिर मैं उठा था, लेकिन मेरे को पेन वगैरह तो ना के बराबर ही हुआ था क्योंकि मेरे को ऑलरेडी उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं मेरे को। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा उसमें एंड रिज़ल्ट भी अभी तक जो आया है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। सो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि किस तरह से मेरे को
प्रिकॉशंस लेनी है। सो शुरू के जो 7 डेज़ होते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। सो मुझे मतलब इनिशियली बता दिया गया था कि क्यूएसटी का एक अलग से एक मतलब एक डिपार्टमेंट है, वो आपको कॉल करते रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे कि कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कोई आपको मतलब साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। आपको मतलब डेली कॉल आता रहेगा उसके लिए। मेरे को जो क्लॉट्स थे वो यहाँ पे जमे हुए थे, तो उस पे भी मुझे काम नहीं करना था। 7 डेज़ के बाद फिर मेरा हेड वॉश स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे-धीरे मैंने डेली में हेड वॉश करता था, मतलब बेबी शैम्पू से फ़ोम रखता था और उसके कुछ टाइम बाद उसको वॉश करता था। 4 टू 5 डेज़ में मेरे सारे क्लॉट्स रिमूव हो गए थे और मैं ऑयल भी यूज़ करता था, कोकोनट ऑयल, जैसे कि मुझे डॉक्टर्स ने बताया था, तो वो भी यूज़ कर रहा था मैं। 20 दिन तक तो मैं डेली वॉश कर रहा था और उसके बाद मेरे फिर शेडिंग फेज़ स्टार्ट हो गया था, जो कि मुझे पहले ही बताया गया था कि शेडिंग होगी आपकी, और अभी भी मेरे शेडिंग चल रही है, तो क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है, तो आप देख सकते हो कि थोड़े मेरे बाल यहाँ पे हेयर्स थोड़े हल्के हो गए हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। एक मेरे को थोड़ा इशू ये हुआ था कि मेरे डोनर एरिया में काफ़ी ईचिंग रहती थी, तो 7 डेज़ तक पहले बताया था कि 7 डेज़ तक रहना चाहिए उसको। तो 7 डेज़ के बाद भी जब ईचिंग रही मेरी, तो डॉक्टर से मैंने कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा कि मेरे ईचिंग हो रही है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप कुछ और डेज़ के लिए मेडिकेशन आप ले सकते हो। उसके बाद फिर मैं हेयर ऑयल वगैरह लगाता था, तो उससे भी नॉर्मल रहता है। ऑल्दो डॉक्टर्स ने जो मेरे को बताया कि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है डोनर एरिया में, तो थोड़ा कई बार कुछ लोगों में वो ज़्यादा टाइम लेता है, कुछ लोगों में थोड़ा कम टाइम लेता है, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ द हीलिंग प्रोसेस इट्स ईचिंग। या आई मीन मेन जो मेरा जो साइड इफ़ेक्ट जो मुझे फील हुआ है वो ईचिंग का ही था, बाकी सब मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे। सो शेडिंग फेज नॉर्मली 1 to 3 मंथ्स रहता है और मेरा अराउंड 25 डेज़ के आसपास मेरा स्टार्ट हो गया था, 20 to 25 डेज़ के आसपास। तो जब भी मैं हेड वॉश करता था तो मुझे थोड़े बाल दिखाई देते हैं, और अभी भी मेरा मतलब जो शेडिंग फेज है वो चल रहा है। जैसा मैंने दूसरे वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, तो उसमें देखा कि 2 to 3 मंथ्स में तो किसी लोगों के तो 80 to 90% बाल चले जाते हैं और उसके बाद ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। वो मुझे बताया गया है ऑलरेडी और आई एम रेडी फॉर इट। आई मीन इनिशियली तो काफ़ी अच्छा रहा ही। डॉक्टर्स ने सब कुछ बताया, सारा जहाँ पे भी मेरे को डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर करे, और पोस्ट सर्जरी भी मेरे को लगातार कॉल्स आते रहे कि कोई भी अगर साइड इफेक्ट हो या कोई भी इशू हो तो आप बताएं। सो जैसे मेरा ईचिंग का इशू था, तो मैंने हमेशा उनसे डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इवन बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट और ड्यूरिंग माई PRP मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। लोग यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली हैं, और सबसे अच्छी बात, इतनी अच्छी हाई क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट आपको अंडर बजट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। सो डेफिनेटली एवरीवन शुड गो फॉर इट। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अब मैं अगली वीडियो में मैं सेकंड PRP के लिए आऊँगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तब तक के लिए सी यू सून। फर्स्ट फॉलोअप पर पेशेंट के स्कैल्प पर 60% शेडिंग विजिबल थी, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का नॉर्मल पार्ट है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फॉलिकल्स एक शॉर्ट रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिसमें इम्प्लांटेड हेयर शेड हो जाते हैं, लेकिन उनके रूट्स स्कैल्प के अंदर सेफ और इंटैक्ट रहते हैं। यह शेडिंग प्रोसेस एक्चुअली फॉलिकल्स को नई, हेल्थी और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, जिससे एनेजन फेज कहा जाता है। इस विजिट पर हमारी टीम ने स्कैल्प का डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया। रेडनेस और माइल्ड क्रस्टिंग जो इनिशियल डेज में होती है, इस स्टेज पर विजिबल नहीं थी, जिससे क्लियर था कि पेशेंट की हीलिंग एक्सपेक्टेड टाइमलाइन पर है। इसी फॉलोअप पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी भी ली, जो ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। अगर आप भी हेयर लॉस की वजह से कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पेशेंट ने किया, तो आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें और एक नई जर्नी की शुरुआत करें। चलिए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका 14 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा हेयर फॉल 2019 से स्टार्ट हुआ था। शुरू में मैंने थोड़ी अपनी होम रेमेडीज वगैरह ट्राई करी थी, कुछ मेडिसिन वगैरह अपने आप से ली थी, लेकिन मेरा हेयर फॉल कभी रुका नहीं। तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करना स्टार्ट करी, और फिर मुझे लगा कि QST के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे यहाँ ट्राई करना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर से यहाँ पे आके कंसल्ट किया, और फिर यहाँ पे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जनवरी 2024 में हुआ था। टोटल मेरे 4200 ग्राफ्ट लगे थे, और अभी मेरे को 1 साल हो चुका है। एंड मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आप देख सकते हो।
तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई रिजल्ट। सो सर्जरी मेरी पूरे दिन की ही हुई थी और उसमें शुरू में मेरे को कोई इंजेक्शन दिया गया था, उसके बाद मैं तो सो गया था, तो मुझे कुछ खास पता भी नहीं लगा कि कब मेरे ग्राफ्ट लग रहे हैं कब नहीं। हाँ, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एकदम से होश आता है, फिर आपको थोड़ा सा पेन भी फील होता है कभी कभी, तो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है उसमें। वो सीधे दोबारा आपका मतलब एनेस्थीसिया दे के आपको फिर से आपका पेन वगैरह वो हो जाता है। मेरे केस में ऐसा था, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पेन नहीं होता, उनका सोते सोते ही पूरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है। तो ओवरऑल जर्नी काफ़ी अच्छी रही थी। पूरे दिन का मेरा हेयर ट्रांसप्लांट था और उसके बाद फिर कंप्लीट हो गया था एक ही दिन में। सो सर्जरी के बाद ऑल्दो मेरे पास कॉन्टीन्यूसली क्लिनिक से कॉल आता था कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हाँ, ओवरऑल बस एक ही चैलेंज था ईचिंग का, बाकी कोई भी मेरे को इशू नहीं आया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। सो जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका था तो उसके बाद मेरे ग्राफ्ट में काफ़ी डर्ट जमा हुआ था, तो वो धीरे धीरे मेरे को एक वीक के बाद फिर मैंने उसको वॉश करना प्रॉपर स्टार्ट किया था और मेरे सारे डर्ट्स उसमें से निकल गए थे। उसके बाद मेरे को ऐसा फील होने लगा था कि वहाँ पे बाल इंजेक्ट हो चुके हैं और वो निकल रहे हैं। ऑल्दो 10 से 15 दिन बाद ऐसा हुआ था कि फिर शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था और सारे बाल फिर झड़ने लगे थे। और जो डोनर एरिया था वो भी शुरू में काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पे, लेकिन डॉक्टर्स लोग उसमें क्या करते हैं कि बीच बीच में से हेयर्स निकालते हैं, तो जब बाल बड़े हो जाते हैं तो फिर वो पूरी तरह से कवर हो जाता है। तो टोटल मेरे को आई थिंक 2 to 3 months लगे थे जब पूरा डोनर एरिया कवर हो गया था और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल से फील होने लगा था। और जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट था वो मेरे को उसमें भी मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद मेरे को जब शेडिंग फेज खत्म हो गया था उसके बाद ही फिर रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था। ऑल्दो शुरू में इतने ज़्यादा डेंस हेयर नहीं आए थे, वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए थे। बट ये था कि हाँ, रिजल्ट थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाँ दिखना स्टार्ट हो गया है। तो आज मैं यहाँ पे सेकंड PRP के लिए आया हूँ। ऑल्दो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट लास्ट ईयर हुआ था जनवरी में और उस टाइम मैंने 1 महीने बाद PRP ली थी और उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया था अपने वर्क शेड्यूल में, तो मैं PRP लेने का मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। अभी जाके मेरे को छुट्टी मिली तो फिर मैं PRP के लिए आया हूँ। सो ये मेरी सेकंड PRP है और इसके बाद मुझे एक PRP और लेनी है, शायद मैं और भी लूँ डिपेंडिंग ऑन माई शेड्यूल। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जैसे कि आप देख सकते हो अच्छा आया है, 1 साल मेरे को हो चुका है। सो जो मेरी हेयर लाइन है आप देख सकते हो कि काफ़ी नेचुरल है। ऑल्दो हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम ये टेम्पल एरिया मेरे ख्याल से मेरे शुरू में कभी भी नहीं थे मेरे टेम्पल, ये मेरे नए बने हैं जो कि मैं चाहता था क्योंकि जब फोटो लेते हैं तो ये दिखाई देता तो अच्छा लगता है, इससे अच्छा लुक आता है, तो ये भी थोड़ा नेचुरल फील ही देते हैं। सो ऑल्दो मेरा थोड़ा वर्क शेड्यूल थोड़ा बिजी है तो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली PRP के लिए नहीं आ पाऊंगा, बट मेरे डॉक्टर ने बोला है कि PRP लेना ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम जब मैं PRP के लिए आऊँगा तो डेफिनेटली मैं अपना रिजल्ट यहाँ पे शेयर करूँगा। तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू QST। ट्रांसप्लांट के 14 महीने बाद रिजल्ट्स और भी ज्यादा रिफाइंड और इम्प्रेसिव हो गए हैं। इस स्टेज पर हेयरलाइन एंड टेम्पल्स परफेक्टली फ्रेम हो गए थे, जो बिल्कुल उनकी एज अप्रोप्रिएट लग रहे थे और इनके फेशियल फ्रेम को एनहांस कर रहे थे। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में वॉल्यूमिनस डेंसिटी अचीव हो चुकी थी, जिससे फुल और रोबस्ट कवरेज मिल गई थी। क्राउन एरिया में भी स्वर्ल पैटर्न के अराउंड अच्छी ग्रोथ आ गई थी। हेयर का टेक्सचर और वॉल्यूम भी इंप्रूव हुआ और बाल हेल्थी और वाइब्रेंट दिखने लगे। ओवरऑल पूरा लुक ट्रांसफॉर्म हो चुका था। पेशेंट ने कुछ हेयर कट्स भी लिए अपने नए बालों को स्टाइल करने के लिए और अब उनके पास अपने हेयर को अपनी मर्जी से स्टाइल करने की फुल फ्रीडम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब वो अपने बालों को कॉन्फिडेंटली स्टाइल और फ्लॉन्ट कर पा रहे हैं। अगर आप भी हमारे पेशेंट्स की तरह अपने लुक को चेंज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। Hello friends,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।